नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज रात भयानक युद्ध होगा, ये चेतावनी अमेरिका ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है कि ईरान को खत्म ही करेंगे। अगर तेल के जहाजों को ईरान ने आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक कर रखा, तो 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा। क्या ट्रंप की बातें खाली चली जाएंगी? क्या ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहे हैं या सच में कुछ करने भी जा रहे हैं? क्योंकि ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं और ईरान फायर कर रहा है। ट्रंप युद्ध को रुकवाने के लिए पुतिन को फोन मिला रहे हैं और ईरान कह रहा है कि टेबल पर आने का तो अब सवाल ही नहीं है। युद्ध का 12वां दिन शुरू होने वाला है। अमेरिका और इजराइल, दो पावरफुल देश, ईरान को रोक नहीं पाए हैं और ईरान को समझ भी नहीं पाए। क्या आज की रात युद्ध की सबसे भीषण रात होने जा रही है? ईरान का नया सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा मरने मारने के मूड में आ गया है। ईरान में नारे लग रहे हैं, लब्बैक 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 या मुस्तफा। और इसी के साथ मुस्तफा खामेनेई ने तबाही मोड ऑन कर दिया है। अपनी सबसे घातक मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। अपने बाप की मौत का, अपनी बीवी की मौत का, अपनी दीदी की मौत का ईरान का बदला लेगा मुस्तफा खामेनेई। 100 किलोग्राम नहीं, 200 किलोग्राम नहीं, 500 किलोग्राम नहीं, अब 1000 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाली वॉरहेड मिसाइलें ही लॉन्च करेगा मुस्तफा खामेनेई। और इसकी शुरुआत हो गई है। मुस्तफा ने ईरान की महाविनाशक मिसाइलें लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं। अब हर मिसाइल पर 1000 किलोग्राम का बम लगाकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस और इजराइल पर हमला कर रहा है ईरान। और ये ईरान की 1000 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों से लैस मिसाइल की पहली तस्वीर है। ये ईरान की खुर्रमशहर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता यानी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। ईरान की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल 1800 किलोग्राम के विस्फोटक लेकर जा सकती है। मुस्तफा खामेनेई ने अपने अंडरग्राउंड अड्डों से, सीक्रेट लोकेशन से 1000 किलोग्राम से ज्यादा वॉरहेड से हमला करने वाली मिसाइलें निकाल ली हैं। अमेरिका पर, इजराइल पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का कहर बरपना शुरू हो चुका है। अब तक जो हालात हैं इस वक्त, वर्ल्ड वॉर अगर इसको कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई एग्जेजरेशन होगी, क्योंकि अब ये तकरीबन वर्ल्ड वॉर बन चुकी है। अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है? न्यूक्लियर ऑप्शन है, जाहिर बात है, और इजराइल के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर तो आता नहीं है। और ईरान तो कह रहा है कि हम तो नवंबर तक, मिड टर्म तक लड़ेंगे। तो फिर ये कहां पे हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? उनके पास अब चारा नहीं है ईरान के पास, एक्सेप्ट टू कीप फाइटिंग। और उन्होंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इराक के साथ 8 साल या 9 साल वो जंग लड़ते रहे, 1 मिलियन लोग मारे गए वहां। तो कुछ छोटी बात तो नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी कसम खा ली है, नेतन्याहू ने भी कमर कस ली है। मुस्तफा को उड़ाकर ही चैन से बैठेगा अमेरिका और इजराइल। ये तस्वीर देखिए, तेहरान के रिवॉल्यूशन स्क्वायर से आई हैं। ईरानियन स्टेट टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक के बाद एक 3 धमाके कैमरे पर कैप्चर हुए हैं। तो क्या ये ईरान पर होने वाले सबसे बड़े हमले से पहले का वार्निंग शॉट है? क्या अमेरिका पर ईरान अब एटम बम से हमला करने वाला है? व्हाइट हाउस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन वीडियो के इस फ्रेम में जो अमेरिकी सबमरीन दिख रही है वो ईरान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। यह कोई सामान्य सबमरीन नहीं है, न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म्ड सबमरीन है। तो क्या ईरान पर परमाणु हमले की घड़ी अब बेहद करीब है? अभी तक की जो सबसे खतरनाक डेवलपमेंट हुई है इस जंग में, वो व्हाइट हाउस ने कुछ पोस्ट किया है। ये कितनी खतरनाक चीज है और किस तरफ इशारा है, ये तसव्वुर करना भी महाल है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। और आज के दौर में जब हम 2026 में बैठे हुए हैं, ये सोचना कि दुनिया दोबारा वहां जाने लगी है, ये पागलपन लगता है। लेकिन ना सिर्फ व्हाइट हाउस ने ये पोस्ट की है तस्वीर, बल्कि इनके डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर वॉर पीट हेग्सेथ ने इसको रीपोस्ट भी किया है। गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है, दिस regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces। और नीचे एक सबमरीन की तस्वीर नजर आ रही है जो समंदर के अंदर से बाहर आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब आप समझे हैं क्या है? अमेरिका का डूम्सडे प्लेन आज से 2-3 दिन पहले मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना हो चुका था और वो यहीं पे आप मौजूद हैं। ये प्लेन सबमरीन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अगर सारे बाकी जराए बंद हो जाएं तब ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला प्लेन है। अमेरिका की जो सबमरीन खिते में है वो सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म्ड है। अमेरिका एटमी हथियार लेकर अपनी सबमरीन खिते में पहुंचा चुका है, जिसका सिर्फ एक मतलब है कि अमेरिका ईरान के ऊपर एटमी हमला करने के बारे में अब हतमी तौर पे सोच रहा है। एक चीज है जिसके हवाले से लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। इस्राएली जरायद कहते हैं कि सीनियर इस्राएली ऑफिशियल कह रहे हैं कि इस्राएल और अमेरिका अब सोच रहे हैं एक पॉसिबिलिटी के बारे में कि ईरान की जंग रजीम चेंज के बगैर ही खत्म कर दी जाए। इनका मतलब आम लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जंग ऐसे खत्म करने का मतलब है कि ईरान को तबाह बर्बाद करके उसको उसके हाल पे छोड़ दो, रजीम चेंज की जरूरत ही नहीं है। इसका ये मतलब है। एक खबर ने पूरी दुनिया के अंदर एक थरथरी मचा दी है और ये खबर इतनी खौफनाक है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्लाह करे कि ये खबर गलत साबित हो, अल्लाह करे कि ये खबर झूठी हो, लेकिन जिन सोर्सेज से ये खबर आ रही है, अगर ये खबर सच है तो मैं आपको ये कहने में मुझे कोई यार नहीं है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों हलाकतें हो जाएंगी। इतलात ये भी हैं कि इसराइल का वो तैयारा जो एटमी मवाद के जो ताबकारी मवाद है वो कैरी करता है, वो भी भेज दिया गया है खलीज के में। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि इसराइल ने ऐलान नहीं किया लेकिन उसके पास एटम बम मौजूद है, अगर क्या कहते हैं ईरान पे एटमी हमला हुआ तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। यानी अब अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई अपने सबसे खतरनाक और विध्वंसक मोड़ पर पहुंचने वाली है। मुस्तफा खामनेई ने सुप्रीम लीडर बनते ही हिंट दे दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, लड़ता रहेगा। हजार हजार किलोग्राम विस्फोटकों से लैस मिसाइलों से अमेरिका इजराइल पर हमला करेगा। हाइब्रिड ड्रोनों से भी अटैक करेगा। मुस्तफा तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। दूसरी तरफ अमेरिका भी ये तय करके बैठा है कि या तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म होंगी, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म होगा, या फिर पूरा का पूरा ईरान ही खत्म होगा। अब तक के 10 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के कई सारे लॉन्चर्स उड़ा डाले हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान की एयरफोर्स, ईरान की नेवी, अब सबको ट्रंप और नेतन्याहू ने अपाहिज कर डाला है। लेकिन सबसे बड़ा हमला अब होने वाला है, इसका हिंट खुद ट्रंप ने दे डाला है। Their terrorist leaders are gone. We're counting down the minutes until they will be gone. We had leaders and they're gone. Then we had new leaders and they're gone. And now nobody has any idea who the people are that are going to be the head of the country, and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. We've already won in many ways, but we haven't won enough. We go forward more determined than ever to achieve ultimate victory that will end this long-running danger once and for all. We've wiped every single force in Iran out very completely. They said it's going to be finished pretty quickly. If they were going to attack us, 100%. They were ready. Where we knocked out their
nuclear potential. That was a big day because if we didn't do that, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing's been hit starting today. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's not... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. ट्रंप का दावा है कि 10 दिनों के अब तक के युद्ध में ईरान को भयंकर नुकसान पहुंचा है। नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए हैं। ईरानी रिजीम के टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि ईरान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है और जब से मुस्तफा खामनेई ने सुप्रीम लीडर के तौर पर कमान संभाली है, तब से अमेरिकी बेसिस और इजरायल पर अटैक की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है और अब तो ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल भी हमले के लिए बाहर निकाल लिए हैं। अब से हर मिसाइल हमले में केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में वॉरहेड का वजन कम से कम 1 टन यानी 1000 किलोग्राम होगा। ईरान का यह फैसला युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे मिसाइलों की विनाशकारी क्षमता और ब्लास्ट रेडियस 2 गुना हो जाता है। साथ ही इंटरसेप्शन की लागत भी बहुत बढ़ जाती है। मिसाइल हमलों के 33वें वेव में ईरान ने ठोस ईंधन वाली खैबर शेखन मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिनकी रेंज 1450 किलोमीटर और 550 किलोग्राम पेलोड है। अब ईरान ने भारी खुर्रमशहर मिसाइल दागी है जो उत्तर कोरिया के होसोंग 10 से विकसित है। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है और यह 1800 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। इनके अलावा ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमता वाली सुमर क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। सेजिल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की पहुंच 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास मध्य पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे घातक मिसाइल आर्सेनल है जिसमें हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं और रेंज इतनी कि इनमें से कुछ मिसाइलें तो इजरायल से लेकर पूर्वी यूरोप तक के टारगेट्स को निशाना बना सकती हैं। ईरान अब उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है और आज ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर मिसाइल हमलों की 34वीं वेव शुरू कर दी है। इस बार क्लस्टर्स मिसाइल्स की संख्या में इजाफा कर दिया गया है, यानी मुस्तफा तय करके बैठा है कि वो या तो मरेगा या फिर मार देगा। आप ये देखें कि इस जंग की अभी हमें समझ आ रहा है कि ईरान ने ऐसे नहीं आंखें बंद करके जो है वो इस जंग के लिए रिस्पांस नहीं दिया है। वो इस जंग की तैयारी जो है वो हफ्ते की नहीं, महीने की नहीं, साल की नहीं, वो कई सालों की तैयारी जो है उनकी अभी सामने आनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि जंग के दौरान जिस तरह शुरू हुई और 10 दिन के अंदर जो गैर मुतवक्का चीज़ें हुई हैं वो दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि अटैकर की तरफ से सबसे बड़ी ये थी कि उनके जो मजहबी लीडर हैं उनको टेक आउट किया जाए। ठीक है ना, ये इस तरह जैसे कि आपने मुसलमान दुनिया का ना, इस्लामी दुनिया का आपने पोप मार दिया। ठीक है ना, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप जो है किसी भी मजहब का उस वक़्त का एक बड़ा मजहबी लीडर जो है वो आप मार दें। टारगेट जो है वो सारे इनको बता रहा है और होगा अल्टीमेटली सारी दुनिया इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आपको कहा था दिस इज थर्ड वर्ल्ड वॉर। जो ईरान के ऊपर आज हो रहा है चीमा साहब, इसका भी पीटीएसडी होगा
और अगर ये इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जंग ना रुकी तो आप बड़े परेशान कुल किस्म के हालात देखें। यानी साफ है, ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, मुस्तफा अब रुकने वाला नहीं है। ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो मुस्तफा को ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने से खुश नहीं है। तो क्या अब ट्रंप सीधे मुस्तफा को उड़ाने का ऑर्डर देंगे? On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. You have to take him out. Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be an Iran with Well, another I don't Ayatollah? want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने आज ही ऐलान किया है कि ईरान पर सबसे घातक स्ट्राइक आज रात से शुरू होने वाली है। तो क्या इन स्ट्राइक में मुस्तफा को उड़ाने का प्लान है? और क्या इस प्लान के तहत अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है? व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में अटकलें तेज हो गई हैं। पैनिक बटन दब गया है। इसको वर्ल्ड वॉर 3 कहना जो है वो कोई ऐसी अचपने की बात नहीं होगी। जब आप इसको वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं तो इसके अंदर जो है बजाय 5 साल रुककर और फिर न्यूक्लियर मारने के, तो ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है ना, ये बहुत जल्दी इस वक्त एस्केलेट हो जाता है न्यूक्लियर केपेबल बेलिजरेंट्स के दौरान। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फॉग ये है कि एक तरफ तो ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड नॉन डिक्लेयर्ड दोनों जो पार्टनर हैं अमेरिका और इजराइल वो न्यूक्लियर केपेबल है, दूसरी तरफ से जो है वो जो भाम है कि भाई आपके पास है न्यूक्स नहीं है न्यूक्स, आपने लड़ाई छिड़ने के बाद तैयार कर लिए हैं या नहीं तैयार किए। उस वक्त ईरान है उसको बिल्कुल सफ़े हस्ती टाइप जो एक हिरोशिमा नागासाकी वाला काम हुआ था वो करके तो उसको बिल्कुल घुटने टेक के उसको टोटल सरेंडर किया जाए। अब इस जंग में अगर आप देखा जाए तो अगर अमेरिका और इसराइल एक तरफ है तो ईरान के साथ भी चीन और रूस खड़ा हुआ है। असि कितने खड़े हैं सानू कोई पता नहीं है। ईरान ने तो जिस तरह के इस हालात में चीजों का मुकाबला किया है वो तो दुनिया के अंदर कभी इस तरह देखने में नहीं आया कि अमेरिका जैसा ताकतवर, इसराइल जैसा ताकतवर वो सारे मैदान में है और जो वो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन एटम बम वाली बात जो है ये इतनी खौफनाक है कि इसके अंदर अगर जरा सी भी सच्चाई है तो इस टाइम तो पूरी दुनिया को इसमें थरथली मच चुकी है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सिर्फ 10 दिनों में करीब 95,000 करोड़ रुपए का फटका लग चुका है। यानी इन 10 दिनों में अमेरिका 95,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। तो क्या इस खर्च से बचने के लिए अमेरिका एक बार में ही ईरान का काम तमाम कर सकता है? और क्या इसके लिए वो अपने घातक एटम बम को जरिया बना सकता है? सवाल है कि अगर ईरान पर एटम बम से हमला हुआ तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का असली खतरा सिर्फ बम फटने से नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या होगा वो तो और भी डरावना है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नेचर फूड जर्नल में एक स्टडी आई है जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े शहर न्यूक्लियर हमलों से जल गए तो लगभग 50 टन काला धुआं यानी ब्लैक कार्बन स्मोक आसमान के ऊपर ये धुआं बादलों के ऊपर चढ़ जाता है। जहां बारिश नहीं पहुंचती तो ये धुलता नहीं, सालों तक वहीं रहता है। नतीजा, सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है, धरती पर अचानक ठंड पड़ जाती है, टेम्परेचर तेजी से गिरता है, मॉनसून बारिश का सिस्टम बिगड़ जाता है, फसलें चौपट हो जाती हैं। स्टडी कहती है कि ऐसा होने पर ग्लोबल फूड प्रोडक्शन यानी पूरी दुनिया की खाने की पैदावार 90% तक कम हो सकती है, खासकर अगर वॉर थोड़ा भी बड़ा हो तो।
इसका मतलब अरबों लोग, हाँ अरबों लोग भूख से मर सकते हैं। वो लोग जो युद्ध से हजारों किलोमीटर दूर हैं। लड़ाई मुस्तफा खामेनेई बनाम ट्रंप और नेतन्याहू की है, लेकिन झेलेगी पूरी दुनिया और इसके संकेत मिलने लगे हैं। क्या हम किसी एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इस जंग का, इजराइल ईरान की जंग का फैसला एटम बम के इस्तेमाल के बाद सामने आएगा? या हम किसी मजहबी जंग की तरफ बढ़ने लगे हैं? देखो भाई, ईरान तो हार मानने वाला नहीं, उनके डीएनए में हार नहीं है, उनकी तारीख में हार नहीं है। न वो दबेगा न वो झुकेगा, वो हार नहीं मानेंगे। उनकी तारीख नहीं है ना इस चीज की। वो हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं जो अपना पूरी फैमिली कुर्बान कर देते हैं जालिम के मुकाबले में, लेकिन गिव अप नहीं करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा शहीद करा लेते हैं, गिव अप नहीं करते। ये उनकी ये हकीकत है कि ये जंग के साए जो हैं ये फैलते जा रहे हैं। अच्छा, अब पहले इस बात पे गौर करते हैं, क्या ट्रंप ईरान पर एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। दुआ कीजिए और कोशिश भी कीजिए, लेकिन फिर भी मोहतात तो रहना चाहिए। एटम बम के इस्तेमाल के लिए सदर को, उस वक्त का जो भी सदर हो, उसको कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये आइन का हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स के। जो मैंने पढ़ा है मैं आपको वो बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जब एटम बम अगर कोई फरीक चला दे दूसरा, तो आपको टाइम नहीं होता कि आप अप्रूवल लेने जाएंगे। आपको बड़े मिनटों में उसका फैसला करना पड़ता है। इसलिए जरूरत नहीं है, उनको जरूरी नहीं है कि वो जाएं और जाके इसकी इजाजत हासिल करें। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने ऐसा कर दिया तो यकीन कीजिए ये इस मुल्क अमेरिका, जिसके हम सिटीजन हैं, जहां हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका ने रूल्स कितने खत्म कर दिए जंग के कि ये देखें, ईरान के जो तेल बरदार जहाज हैं उन पे हमला कर दिया, ये देखें, और 2 से 3 जहाज तबाह कर दिए हैं। ईरान ने अब कहा है कि हम भी अब हमले करेंगे, जो भी हमें जहां भी मिलेगा समंदरों में इनका कोई जहाज, हम उस पर हमला कर देंगे। और ईरान के पास ड्रोन्स तो हैं, कामिकाजी ड्रोन, एक तेल के जहाज पे गिर जाए तो पूरा जहाज तबाह हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं? तो सूरत हाल गंभीर होती जा रही है खित्ते की, लेकिन अरब ममालिक अब तक समझदारी का काम कर रहे हैं कि इस जंग में बराह रास्त नहीं शामिल। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया। आज की रात ईरान पर कयामत की रात है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पूरा का पूरा ईरान धू धू कर जल सकता है। सिर्फ 20 किलोमीटर, बस इतना सा इलाका है जहां अमेरिका हमला नहीं करना चाहता। यहां हमला करने में अमेरिका डर रहा है। उस 20 किलोमीटर के इलाके में ऐसा क्या है जहां ट्रंप कोई धमाका नहीं करेंगे? पूरी दुनिया की नस हॉर्मुज से ज्यादा इस द्वीप में दबी हुई है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल हॉर्मुज से नहीं, इस द्वीप से निकलता है। अगर यहां किसी दिन बम गिर गया तो फिर युद्ध एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल से ज्यादा चलेगा। क्या कच्चा तेल क्या पक्का विश्व युद्ध कराएगा? तेल की लड़ाई में क्या एटम चल जाएगा? ईरान हॉर्मुज से क्या सऊदी का एक बूंद तेल नहीं जाने देगा? ट्रंप क्या तेल के लिए ईरान पर 20 गुना बड़ा बम चला देंगे?
खार्क से ईरान की अकूत कमाई, क्यों बम गिराने से डरे ट्रंप? ईरान में इस्लामिक रिजीम की युद्ध मशीनरी को ईंधन तेल की कमाई से मिलता है। ईरान तेल से सबसे बड़ी कमाई खार्क आइलैंड से करता है। अमेरिका और इजरायल अगर खार्क आइलैंड पर 20 बड़े बम गिरा दें तो इस्लामिक रिजीम की कमाई चंद घंटे में साफ हो जाएगी। ईरान की कमर टूट जाएगी, IRGC घुटनों पर आ जाएगी। ट्रंप और नेतन्याहू जो टारगेट हासिल करना चाहते हैं वो चंद दिनों में मिल जाएंगे। ट्रंप ने 11 दिन के युद्ध में खार्क आइलैंड पर एक भी बम क्यों नहीं गिराया? नेतन्याहू ने खार्क आइलैंड को मिसाइलों से निशाना क्यों नहीं बनाया? खार्क आइलैंड में ऐसा क्या है जो ट्रंप ने युद्ध मशीनरी दूर रखी है? अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 11 दिन से युद्ध चल रहा है। अमेरिका, इजरायल ने ईरान पर 5000 से ज्यादा बम गिराए हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों पर 600 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई हैं। 2000 से ज्यादा ड्रोन मारे हैं। अमेरिका, इजरायल ने ईरान के 16 शहरों में महाभयंकर तबाही मचाई है। अमेरिका ने तेहरान और उसके आसपास तेल के बड़े बड़े डिपो और रिफाइनरी फूंक दिए। ईरान के तेल का खजाना यही खार्क आइलैंड है। ईरान की तेल से जो अकूत कमाई होती है उसका 90% इसी आइलैंड से आता है। खार्क आइलैंड ईरान के मेन लैंड से टच नहीं करता। यह फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। फारस की खाड़ी इसे ईरान की धरती से अलग करती है। ट्रंप चाहते तो खार्क को काटकर ईरान की इस्लामिक रिजीम की लाइफलाइन काट देते। फारस की खाड़ी में बड़े बड़े जंगी बेड़े, ओयो क्लास की सबमरीन और डिस्ट्रॉयर भेजकर यहां कब्जा कर लेते। ईरान की नेवी ट्रंप के जंगी बेड़ों के आगे टिक नहीं पाती। फिर भी ट्रंप ने खार्क आइलैंड को छोड़ दिया। वेनेजुएला के तेल कुओं की तरह ईरान के तेल खजाने पर कब्जा नहीं किया। ट्रंप की क्या मजबूरी है? खार्क आइलैंड ईरान की धरती से 25 किलोमीटर दूर समंदर के बीच में बसा है। खार्क आइलैंड का एरिया 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 15 लाख बैरल तेल का डेली प्रोडक्शन होता है। फरवरी में युद्ध की आहट शुरू होते ही ईरान ने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाकर 40 लाख बैरल डेली कर दिया। ईरान ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अकूत कमाई कर ली। उसी पैसे से चीन से खूब हथियार खरीदे, मिसाइलों के कल पुर्जे खरीदे, ड्रोन के लिए जेट इंजन खरीदे। ये सब एक झटके में खत्म हो जाता अगर ट्रंप युद्ध शुरू होते ही खार्क पर गोला दाग देते। खार्क में बने बड़े बड़े तेल टर्मिनल को उड़ा देते, उन पाइपलाइनों को भस्म कर देते जिनसे खार्क का तेल जहाजों में लोड किया जाता है। साउथ ईरान की सभी रिफाइनरी में तेल खार्क आइलैंड से पाइपलाइन के जरिए ही लाया जाता है। ईरान अपना 90% तेल इसी द्वीप से इंटरनेशनल मार्केट में भेजता है। चीन जाने वाले कच्चे तेल के जहाज खार्क आइलैंड में ही लोड होते हैं। खार्क आइलैंड की स्टोरेज क्षमता करीब 3 करोड़ बैरल की है। खार्क आइलैंड से डेली 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग की जा सकती है। ईरान की सरकार की 40% कमाई खार्क के तेल कारोबार से होती है। 31 राज्यों में IRGC की सैलरी खार्क के तेल से होने वाली कमाई से जाती है। ट्रंप खार्क पर कब्जा कर लेते तो IRGC की सैलरी रुक जाती। बिना सैलरी के IRGC के जवान काम पर नहीं आते। घर चलाने के लिए उन्हें दूसरे काम धंधे पकड़ने पड़ते। IRGC नहीं होती तो खामेनेई के विरोधी तेहरान की सड़कों पर बिना डरे उतर आते। ट्रंप के लिए ईरान से इस्लामिक रिजीम को हटाना बहुत आसान हो जाता। फिर भी ट्रंप ने खार्क को टच नहीं किया, इसे बाद के लिए छोड़ दिया। And we've left some of the most important targets for later in case we need to do it.
if we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt, having to do with electricity production and many other things. So we're not looking to do that if we don't have to. But they're the kind of things that are very easy to hit, but very devastating if they are hit. We are waiting to see what happens before we hit them. We could take them all out in one day. ईरान में तेल कारोबार के दो बड़े पॉइंट हैं, एक खार्ग आइलैंड, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। खार्ग से हॉर्मुज की दूरी 483 किलोमीटर है। खार्ग कच्चे तेल की लोडिंग का सेंटर है, तो हॉर्मुज तेल जहाजों का सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। दोनों पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले नहीं करने के पीछे ट्रंप की कई मजबूरियां हैं। खार्ग आइलैंड पर हमले से ईरान में तेल का प्रोडक्शन बहुत घट जाता। एशिया के बड़े बाजारों चीन और भारत में इसका नेगेटिव असर पड़ता। चीन जाने वाले तेल के जहाजों की सबसे ज्यादा लोडिंग खार्ग आइलैंड पर ही होती है। खार्ग पर हमला होने से ईरान को पड़ोसी देशों की ऑयल फील्ड पर हमला करने का बहाना मिल जाता। इससे खाड़ी में तेल प्रोडक्शन काफी ज्यादा गिर जाता। उससे पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो जाता। ग्लोबल बैलेंस बिगड़ने से तेल के दाम बहुत तेजी से ऊपर जा सकते थे, जिससे मंदी आने का खतरा पैदा हो जाता। खार्ग पर हमला होने से अगर ईरान में रिजीम चेंज होती तो वो बहुत कमजोर होती, क्योंकि इसकी तेल की कमाई खत्म हो जाती। खार्ग आइलैंड पर तेल का धंधा 1960 में शुरू हुआ। यहां तेल कारोबार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले अमेरिकी कंपनी अमोको ने ईरान पाइपलाइन के जरिए इस द्वीप तक तेल पहुंचाता। यहां पर विदेशी तेल टैंकरों पर कच्चा तेल लोड किया जाता। 1979 में पहलवी शासन के अंत और इस्लामिक रिजीम के शुरुआत के साथ ही अमेरिकी कंपनियों का दबदबा खार्ग में खत्म होने लगा। अमेरिका की जिमी कार्टर सरकार ने 1979 में खार्ग पर मिलिट्री ऑपरेशन करके कब्जा करने का प्लान बनाया था। अमेरिका अपने प्लान पर आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक संकट खड़ा होने का खतरा था। 1980 में सद्दाम हुसैन ने पहली बार खार्ग पर बमबारी की। वो तेल से होने वाली ईरान की कमाई को खत्म करना चाहता था। जिमी कार्टर और सद्दाम हुसैन दोनों सफल नहीं हुए। 47 साल बाद ट्रंप फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं। वही सवाल, क्या ट्रंप इसके जवाब खोज पाएंगे? क्या खार्ग का तेल एटमी युद्ध कराएगा? क्योंकि चीन का यहां बहुत बड़ा स्टेक है। तेहरान में इस्लामिक रिजीम को डाउन करने के लिए अगर ट्रंप खार्ग पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो एशिया के बाजार रूस के तेल पर बहुत डिपेंड हो जाएंगे। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि रूस एक भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर है। ये हमेशा से ऐसा करता रहा है और आगे भरोसेमंद देशों को ऊर्जा सप्लाई जारी रहेगी। न सिर्फ एशियाई पैसिफिक में हमारे पार्टनर, बल्कि पूर्वी यूरोप के देश जैसे स्लोवाकिया और हंगरी। ट्रंप के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ट्रंप ने यहां ईरान की नाकेबंदी खत्म करने के लिए बंदर अब्बास के पास ईरान की नेवी के 2 शिप मिसाइल अटैक में उड़ा दिए हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद डिस्ट्रॉयर से अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरानी नेवी पर पिन पॉइंट अटैक की। ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, तेल के जहाजों का आना जाना शुरू हो चुका है। ईरान ने वीडियो जारी कर ट्रंप के दावे को गलत बताया। वीडियो में ईरान ने दिखाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सभी जहाज खड़े हैं, किसी को इधर से उधर जाने की मंजूरी नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी जहाज ने उनकी परमिशन के बिना हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। अब ईरान ने एक और डिमांड रख दी है, जो देश इजरायल के राजदूत को अपने देश से निकालेगा उसके ही जहाजों को हॉर्मुज से निकलने दिया जाएगा। ईरान ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है जहां से वो पूरी दुनिया को तेल के लिए तरसा सकता है। ईरान बिना मिसाइल चलाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर एशिया और मिडिल ईस्ट में तबाही ला सकता है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर का एक संकरा समुद्री रास्ता है जो ईरान, ओमान, यूएई के बीच है, मगर कंट्रोल ईरान का है। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज से गुजरता है। डेली 17 लाख बैरल तेल की सप्लाई होती है। खाड़ी के 8 तेल उत्पादक देशों का तेल व्यापार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना तेल विदेशों में भेजते हैं। मिडिल ईस्ट में सिर्फ सऊदी अरब ऐसा देश है जिसके पास तेल व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रूट है। वो लाल सागर के रास्ते तेल भेज सकता है। फिलहाल सऊदी अरब अपने उत्पादन का सिर्फ 10% तेल कारोबार इस रूट से करता है। वो यहां से कच्चा तेल यूरोप भेजता है। सऊदी, कुवैत और कतर का 90% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो खाड़ी देशों में तेल कारोबार तेजी से गिरेगा। खाड़ी देश अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बनाएंगे। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने ईरान पर 20 गुना बड़े हमलों की धमकी दी है। Yeah, well, I want to keep it open. I want to keep it good. You know, it doesn't pertain to us so much as it does to China. We're really helping China here and other countries because they get a lot of their energy from the Straits. But hey, look, we have a good relationship with China. It's my honor to do it. Yeah. ईरान पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं दिख रहा। ईरान ने अबू धाबी में इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया है। अबू धाबी के रुवैस इंडस्ट्रियल एरिया में ईरानी अटैक के बाद आग लग गई है। बहरीन की बैबको रिफाइनरी पर ईरान 11 दिन में कम से कम 4 बार हमले कर चुका है। बैबको बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जहां 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है। सऊदी अरब में अरामको को भी ईरान निशाना बना चुका है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। अब खाड़ी के देश क्या करेंगे? क्या ट्रंप के भरोसे बैठे रहेंगे? सऊदी अरब ने तो कह दिया है कि अगर ईरान नहीं रुका तो अपनी सेना भेजकर मिलिट्री एक्शन लेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट में तबाही और बढ़ने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हॉर्मुज बंद होने से पुतिन के दोनों हाथों में लड्डू हैं। उन्हें तेल की मुंहमांगी कीमत मिल रही है और दुनिया में दबदबा अलग से बढ़ रहा है। Let me remind you that last year, हॉर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध करने से गंभीर राजनीतिक जोखिम पैदा होते हैं। ये बात सभी को स्पष्ट है। सामान्य परिस्थितियों में विश्व के 1/3 तेल का परिवहन इसी स्ट्रेट से होकर होता है, जो लगभग 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन होता है। फिलहाल परिवहन पूरी तरह से रुक गया है। अगर ये स्थिति हफ्तों या महीनों तक बनी रहती है तो पूरी तरह से अलग व्यवस्था की आवश्यकता होगी। बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, नए मार्ग और नए टर्मिनल, इससे सभी प्रभावित होते हैं। लेकिन विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में हमारे साझेदार प्रभावित होते हैं, जिन्हें हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले तेल का अधिकांश हिस्सा लगभग 80% प्राप्त होता है। इस तरह की रुकावटें वैश्विक बाजारों और राजनीति पर भारी दबाव डालती हैं। इसे लंबा खींचने से किसी को भी लाभ नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल के दाम $119 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। फिलहाल वो $80 प्रति बैरल के करीब हैं। अब देखना है कि कच्चे तेल को कंट्रोल में रखने के लिए ट्रंप आगे कौन सा कार्ड चलते हैं। We're looking to keep the oil prices down. We went artificially up because of this excursion into a very positive thing. I mean, this was an excursion that a lot of people wouldn't have done. I knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. But I don't think anybody thought we were going to be this quickly successful. तुर्की ने भी ईरान के इस्लामिक रिजीम को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, अगर दोबारा मिसाइल उनके देश में चलाई तो ईरान पर तगड़ा पलटवार करेंगे। ईरान ने माफी मांगते हुए कहा कि गलती से उनकी मिसाइल तुर्की के एयर स्पेस में चली गई थी। तुर्की को ईरान के वादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। तुर्की ने मालात्या शहर में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। यहाँ उनका क्यूरेजिक एयरबेस है, जहाँ अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। यहाँ नाटो ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाया है, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है।